हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल VRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ और कवक। ठीक है, आज हम इस क्लास में इन दोनों को ही हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और हमारा वायरस से होने वाली बीमारी हम पढ़ चुके हैं। हमारा बचा हुआ है प्रोटोजोआ और कवक। आज हम इस क्लास में उसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, जो प्रोटोजोआ होता है वह एक कोशिकी यूकैरियोटिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये वाली 2 पॉइंट ध्यान रखना है प्रोटोजोआ के लिए। एक तो ये एक कोशिकी होता है, दूसरा ये यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, जो प्रोटिस्टा जगत का हिस्सा होता है। जो प्रोटोजोआ होता है वह प्रोटिस्टा जगत का हिस्सा होता है। ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले परजीवी हो सकते हैं और पौधों, जानवरों या कवक से संबंधित नहीं हैं। अधिकांश प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो अधिकांश प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, जिनका अर्थ है वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताया है अभी, और इसको पुनः मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक कोशिकीय होता है, दूसरा ये यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, और ये प्रोटिस्टा जगत का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्या रखना है, तो ये परपोषी होते हैं। ठीक है, ये प्रोटोजोआ जो होते हैं ये परपोषी होते हैं। और ये जो परपोषी का अर्थ होता है ये हो जाता है कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक हो जाती है दोस्तों, इसकी ट्रिक जो है ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, बाकी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इसको। तो इसकी ट्रिक हो जाती है शोपा कम पे खरीदो। ठीक है, ये जो खरीदा वर्ड लिखा हुआ है ये मैंने आपको बस लिंक करने के लिए डाला हुआ है। जो हमारा मेन काम है, मेन इन शब्दों से ही बना हुआ है। ठीक है, सोपा कम पे खरीदो। ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हैं या अपने से आप बनाना चाहें तो अपने से भी बना सकते हैं, कोई भी ट्रिक। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं ये मलेरिया। जो मलेरिया होता है, पहला है हमारा मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसका कारण क्या होता है मलेरिया का, तो इसका कारण जो होता है मलेरिया का, तो कारण हो जाता है हमारा प्लाज्मोडियम प्रजाति का जो प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, अब मलेरिया किससे होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोटोजोआ से होता है और इसके प्रजाति, ये किस प्रजाति के कारण होता है, तो ये हो जाता है प्लाज्मोडियम प्रजाति के प्रोटोजोआ इसको फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका जो संक्रमण मार्ग होता है ये संक्रमण कहाँ पे करता है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो जैसे बुखार आना और ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, थकावट इत्यादि। तो मैंने यहाँ पे चित्र डाल दिया है आपके समझने के लिए, आप इसको देख लीजिए। जो ये मच्छर होता है, मलेरिया होता है, ये मच्छर के काटने से होता है और प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं हम लिस्मेनिया, इसको हम काला जार भी बोल देते हैं। ठीक है, ये किस कारण से होता है, तो दोस्तों ये हो जाता है लेशमैनिया नामक जो प्रोटोजोआ होता है, लेशमैनिया नामक प्रोटोजोआ इसके कारण होता है। ठीक है, इसका जो संक्रमण का मार्ग होता है ये किसके कारण फैलता है, ठीक है, तो ये फैल जाता है हमारा रेत जो मक्खी होती है, इसको सैंड फ्लाई भी बोलते हैं, इसके काटने से संक्रमण होता है। ये संक्रमण किसके काटने से होता है, तो संक्रमण हो जाता है रेत मक्खी, इसको सैंड फ्लाई भी बोलते हैं, इसके काटने से फैलता है। इसके लक्षण क्या हो जाते हैं, तो इसका लक्षण हो जाता है बुखार, वजन कम होना, त्वचा के घाव, तिल्ली और यकृत का बढ़ना। ठीक है, ये मैंने चित्र लगा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है त्वचा के घाव। तो ये जो छोटे छोटे ये पिंपल हैं, तो ये बड़े, इसका जब बड़ा रूप हो जाता है तो त्वचा में घाव बन जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम ट्रिपेनोसोमियासिस। जो ट्रिपेनोसोमियासिस होता है इसको हम सोने की बीमारी भी बोलते हैं और स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोने की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण हो जाता है ट्राइपेनोसोमा। संक्रमण का मार्ग इसका क्या होता है, जो संक्रमण होता है तो ये हो जाता है मक्खी के काटने से। इसका लक्षण क्या हो जाता है, इसका लक्षण होता है बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, मानसिक भ्रम होना, नींद में अधिकता।
ठीक है, मतलब कि अधिक नींद आना या आलसी आना। ठीक है, अब चौथा है हमारा पेचिस। ठीक है, अब पेचिस में क्या होता है, इसका कारण क्या हो जाता है पेचिस में, तो इसका कारण हो जाता है बैक्टीरिया, अमीबा जैसे। ठीक है, इसके कारण हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो जो बार बार पतले दस्त होना, दस्त में खून या बलगम, पेट में ऐंठन या दर्द। ठीक है, और बुखार और कमजोरी इत्यादि। इसका फैलाव कैसे होता है, जो पेचिस होती है ये फैलती कैसे है, तो ये दूषित खाना और पानी से ही फैलती है। ठीक है, गंदे हाथों से अगर हम खाना खा रहे हैं, गंदी थाली में खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो पेचिस होती है वह इससे फैलता है। मैंने चित्र सभी के लगा दिए हैं जितने भी रोग हैं, बाकी आप पॉज करके आप चित्र को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, पांचवा हो जाता है हमारा पायरिया। पायरिया जो होता है ये किस कारण से होता है पायरिया, तो मुंह की साफ सफाई ना रखने से मसूड़ों में बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है। ठीक है, जो पायरिया होता है वह किस कारण से होता है कि जब हम मुंह की साफ सफाई नहीं रखते हैं तो मसूड़ों में बैक्टीरिया हो जाता है। इसका लक्षण क्या होता है, तो इसके लक्षण हो जाते हैं जैसे मसूड़ों से खून आना, बदबूदार सांस, मसूड़ों से पस निकलना, दांतों का ढीला होना, ये इत्यादि इसके लक्षण हो जाते हैं। इसका फैलाव कैसे होता है, जो हमारा पायरिया होता है इसका फैलाव कैसे होता है, तो इसका फैलाव ये संक्रामक नहीं होता। जो पायरिया होता है ये संक्रामक नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक इलाज ना हो तो दांत खो सकते हैं, यानी दांत हमारे गिर जाते हैं। अगर हम लंबे समय तक इसका इलाज नहीं करते हैं तो हमें अपने दांतों से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों, हमारी हो गई हैं अभी तक हमने पढ़ लिया है जो प्रोटोजोआ से होने वाली सभी बीमारियां हैं, हम उनको पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ लेते हैं हम कवक या फंगी से होने वाली बीमारियां। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कवक होता क्या है। ठीक है, जो कवक होता है जिसे हम फंगी के नाम से भी जानते हैं, ये यूकोरियोटिक जीवों का एक समूह होता है। ठीक है, ये कैसे जीवों का समूह होता है, यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। दोस्तों जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको हाईलाइट करती जा रही हूँ, तो आपको हाईलाइट किए हुए शब्दों पे थोड़ा ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, जिसमें ईस्ट, फफूंद या मशरूम जैसे सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये फंगी भी कहा जाता है इसको। यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है जिसमें ईस्ट, फफूंद और मशरूम जैसे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ये जीव पौधों, जानवरों और मनुष्यों सहित विभिन्न जीवों को संक्रमित कर सकते हैं। जो कवक होते हैं, कवक प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और मिट्टी, पानी, सड़ती हुई वस्तुओं और अन्य जीवों में भी रहते हैं। ये हमारा कवक हो गया। इसका ट्रिक है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं, मैंने अपने अनुसार बनाया हुआ है। ठीक है, तो दादा के गंजापन, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। दोस्तों मुझे ये वाली ट्रिक सही लगी, इजी लगी, इसलिए मैं इसको याद मैंने किया हुआ है और आप अपने अनुसार बना करके याद कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो दा होता है हमारा, दा से क्या हो जाता है, दमा बोल देते हैं हम इसको। बड़ा दा से हो जाता है हमारा दाद। ठीक है, और के से हमारा हो जाता है खाज, खुजली। और गंजापन से हो जाता है हमारा गंजापन, जैसे कि लिखा हुआ है गंजापन। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको इसका पहले वाला भी जो बताया हुआ है ट्रिक, तो आई थिंक मैंने आपको डिस्क्राइब नहीं किया है इसका, तो आपको पुनः बता देती हूँ कि जो मैंने बताया था उसकी ट्रिक क्या होती है। जो मैंने बताया था कि जो सोपा कम पे खरीदो, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, सोपा कम पे खरीदो। ठीक है, ये लिखा हुआ। तो सबसे पहला हो जाता है जो सा से हो जाता है हमारा, तो सा से हमारा हो जाती है क्या, सोने की बीमारी। ठीक है, पा से हमारा हो जाता है पायरिया। के से हमारा क्या हो जाता है, तो के से हो जाता है हमारा कालाजार। अब माँ से क्या हो जाता है हमारा मलेरिया। अब पी से क्या हो जाता है, तो पी से हो जाता है हमारा पेचिस। ठीक है,
और इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका आप इस वाली ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस आपको समझने के लिए मैंने खरीदो शब्द डाला हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यानी कि जो हमारी कवक से होने वाली बीमारी है उनको समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है दमा। जो दमा होता है इसको हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो दमा एक श्वसन संबंधी बीमारी है। जो अस्थमा होती है वह श्वसन संबंधी बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति की श्वास नली संकुचित हो जाती है। ठीक है, यानी कि छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका लक्षण क्या होता है, मुख्य लक्षण इसके क्या होते हैं? तो पहला हो जाता है हमारा, पहला तो सांस फूलती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब हमारे जो सांस की नली होती है अगर वो इतनी है और सिकुड़ कर अगर इतनी हो जाती है, ठीक है, तो हमारी जो सांस तो फूलेगी, अगर सांस पूरी आ नहीं पाएगी, जा नहीं पाएगी उस श्वास नली से तो। ठीक है, दूसरा हो जाता है हमारा छाती में जकड़न होने लगती है, खांसी होने लगती है, क्योंकि जब सांस हमारी आ ही नहीं पाएगी तो खांसी होगी। ठीक है, घबराहट की आवाज़ होगी। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जब हमारी सांस नहीं आएगी तो घबराहट होगी ही। इसके कारण क्या हो जाते हैं? तो इसका कारण हो जाता है धूल, धुआं, परागकण, ठीक है, ठंडी हवा, मौसम में बदलाव, व्यायाम या भावात्मक तनाव, एलर्जी इत्यादि। इसका इलाज क्या होता है? तो इसका इलाज क्या होता है? एलर्जी से बचाव रखना, डॉक्टर की देखरेख में दवाइयों का नियमित सेवन करना। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, टीवी में, फिल्मों में देखा होगा, जब किसी बुजुर्ग को या बच्चे को भी जब अस्थमा की बीमारी होती है तो कुछ इस टाइप का ट्यूब लिया हुआ आपने देखा होगा कि जब उनको घबराहट होने लगती है या उनकी सांसें तेज़ चलने लगती हैं तो मुंह में इस यंत्र का उपयोग करते हैं ताकि उनकी जो सांस है वो बराबर बन सके। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये हमारा हो जाता है अस्थमा। दूसरा देख लेते हैं, जो दाद होता है इसको रिंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं, दाद को और रिंग वॉर्म को। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है जो दाद होता है। यह दाद एक फंगल संक्रमण होता है जो त्वचा पर गोल घेरा बनाकर खुजली करता है। अपने आसपास या आपके खुद किसी या परिवार में या आपको खुद अगर हुआ होगा दाद तो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसका लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या हमें दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले तो ये होता है हमारा गोला आकार के लाल चकत्ता होता है, फिर चकत्तों में खुजली और जलन, त्वचा पर सूखापन और पपड़ी बन जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो होता है ये फंगल संक्रमण होता है। संक्रमित व्यक्ति या वस्तुओं के संपर्क और नमी और पसीना के कारण भी हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसका इलाज क्या होता है? दोस्तों इसका इलाज तो आप समझ ही सकते हैं कि एंटी फंगल क्रीम लगाएं या फिर साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। संक्रमित कपड़े और तौलिए से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाल रखा है चित्र। ये गोल घेरे हो जाते हैं, जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है और जो ये गोल घेरा होता है इसमें सूजन आ जाती है और इसमें जो हल्के हल्के दाने पड़ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुजली देते हैं और हमारी जो स्किन होती है पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। तीसरा देख लेते हैं खाज। ठीक है, स्कैबीज इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये एक इचिंग नुमा जो ये बीमारी होती है, इसमें जो खुजली होती है बहुत ज़्यादा, इसको खाज बोल देते हैं हम। जो खाज एक प्रकार की त्वचा रोग होता है या जो बिल्कुल तीव्र खुजली का कारण बनती है, ये परजीवी के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ख़ास तौर पर रात में बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है और ये हो जाता है त्वचा पर छोटे दाने या फुंसियाँ पड़ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पूरे शरीर में ही छोटे दाने या फुंसियाँ पड़ जाती हैं। त्वचा जो होती है हमारी लाल और सूजी हुई होती है, क्योंकि जब हमारे बॉडी में खुजली होगी और हम उसमें खुजली करेंगे तो सीधी सी बात है ना कि जो दाने हैं वो लाल हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे और उसमें जो वो घाव होते हैं वो छिल जाते हैं। छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो छिल जाते हैं और उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या हो जाता है खुजली का? तो खुजली का कारण हो जाता है कि परजीवी कीड़े के कारण होता है। ठीक है, ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के कारण भी, अगर किसी व्यक्ति को खुजली हो रही है या खाज है, अगर आप उसके संपर्क में आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी वो संक्रमण हो जाएगा।
और आपको भी खुजली हो जाएगी। और ये गंदे कपड़े या बिस्तर का प्रयोग करने से भी खुजली हो जाती है। ठीक है, इसका इलाज क्या होता है? तो इसका इलाज हो जाता है स्कैबिज के लिए क्रीम, लोशन, साफ़ सफाई रखना, कपड़ों को उबाल कर धोकर या डॉक्टर की सलाह से दवा लेना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाती है खुजली, जैसे कि यहाँ पे मैंने चित्र में डाल रखा है। तो ये खुजली हो जाती है और ये एक जगह नहीं होती, इनफैक्ट ये पूरी बॉडी में ही होती है, जो कि बहुत पीड़ादायक होती है, क्योंकि इतना खुजली होती है कि रात दिन चैन नहीं रहती और नाइट में ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये दाने छिल जाएंगे तो हमारे त्वचा में कितनी सूजन आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट हमारा देख लेते हैं, चौथा जो हमारा है ये गंजापन है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बेल्डनेस, ये हेयर लॉस। जो गंजापन होता है वो क्या होता है? तो जो गंजापन होता है ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सिर के बाल असामान्य रूप से गिरने लगते हैं और सिर का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा बाल रहित हो जाता है। ठीक है, आपने आसपास ये सारे जितने भी मैंने आपको ये रोग बताए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इससे अछूते हैं, कि आप लोगों को पता नहीं है ये सारी चीज़ें। ये आप अपने आसपास ही लोगों में देख रहे होंगे, जो जिनके गंजापन हो जाता है, जिनके खुजली हो जाती है, जिनके दाद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हम आसपास ही अपने देखने को मिलती हैं हमारे। इसके लक्षण क्या हो जाते हैं? तो इसका लक्षण जो हो जाता है, तो इसका पहला लक्षण हो जाता है बालों का झड़ना, सिर के किसी हिस्से में बालों का पतला होना या बालों की बढ़त धीमी होना। ठीक है, ये गंजापन के जो होते हैं ये हो जाते हैं हमारे लक्षण। इसके कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो गंजापन होता है ये तो एक वंशानुगत होता है, जेनेटिक हो जाता है। ठीक है, अगर पिता के बाल, अगर वो पिता गंजे हैं तो उसके बेटे के, उसके पुत्र के जरूर वो गंजा होगा। एक तो जेनेटिक होता है, और दूसरा ये हो जाता है हार्मोनल बदलाव के कारण भी हो जाता है, तनाव चिंता के कारण भी होता है, पोषण की कमी और कुछ बीमारियां या दवाइयों के कारण भी हो सकता है। इसका इलाज क्या होता है? ये बालों को पोषण देने के लिए तेल या दवाइयाँ, डॉक्टर द्वारा सुझाए गए ट्रीटमेंट, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इत्यादि आप उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी क्लास होती है यहीं पे समाप्त। आज हमने जितने भी हमारे रोग वाले सेक्शन थे, चाहे वो प्रोटोजोआ का हो, बैक्टीरिया का हो, कवक का हो, हमने सभी के सभी कर लिए हैं। ठीक है, और हम कल लेकर आने वाले हैं, इसके लिए हम PYQ क्वेश्चन लाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब ये लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसके ऑलरेडी 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो मुझे अगर लगता है कि और करवाना चाहिए क्वेश्चन, तो मैं कल इसके PYQ लाऊंगी, और भाई दफे नहीं तो हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप वेट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।